आ गए, चलिए आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सभी थंबनेल में क्लिक कर लिए हैं, आप सभी जान ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, मैं बता दूं कि क्लास 12 फिजिक्स का 11th चैप्टर जो है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति। और इस चैप्टर के जो कंसिस्टेंट बार बार पूछे गए जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम जताने वाले हैं। मैं आपको बता दूं सभी जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चन को हम कराएंगे। याद रखिए एक सुनहरा अवसर है कि आप वन शॉट वीडियो के माध्यम से चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर सकें। तो तैयार हैं ना आप? चलिए तो एक एक क्वेश्चन को चलिए हम अब कवर करते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे आ जाते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन कि प्रकाश विद्युत कार्य फलन से आप क्या तात्पर्य है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है। यह क्वेश्चन 10 में, 11 में, 19 में, 20 में, 23 में, 25 में पूछा गया है। फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लिया गया है कि कार्यफलन को परिभाषित कीजिए, 13, 18, 24 में पूछा गया है। या फिर से इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया गया है कि देहली आवृत्ति और कार्यफलन में संबंध लिखिए। तो देहली आवृत्ति और कार्यफलन में क्या संबंध होता है ये भी हमसे पूछा गया है। तो चलिए अब समझ लेते हैं सिंपल सा। सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि कार्यफलन, ठीक है ना, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन या ओनली हम कह सकते हैं कि कार्यफलन क्या होते हैं। पहले हम इसका परिभाषा ही समझ लेते हैं। तो चलिए जी समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, 2 लाइन का परिभाषा है, सिंपल सा याद हो जाएगा कि वह न्यूनतम ऊर्जा, ध्यान से समझेंगे, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है उसे कार्यफलन कहते हैं। सिंपल सा तो है डेफिनेशन, समझ में आया आपको? अरे नहीं आया तो समझिएगा। ये एक धातु का टुकड़ा है, सपोज दैट ये एक धातु का टुकड़ा है, ठीक है ना, ये एक धातु का टुकड़ा है। हम लिख दे रहे हैं धातु का टुकड़ा है, ये ऊपर वाला धातु का सतह है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा, यहां पे एक चीज हम कह रहे हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से मात्र एक इलेक्ट्रॉन, जो किसी धातु की सतह से मात्र एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है, निकालने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कार्यफलन कहते हैं। मतलब जब किसी धातु की सतह पर, यह हम ये कह सकते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं ना? अरे भैया ये धातु का सतह है, अब इससे हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी कम से कम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना, उसी ऊर्जा को ही कार्यफलन कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो एक बार अंत में परिभाषा सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि मेरा ये लक्ष्य है कि अगर आप हमसे पढ़ाई कर रहे हैं आपको 70 to 80% यहीं पे याद हो जाए, वही बेनिफिट है आपका, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, तो कहिएगा कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है उसे कार्यफलन कहते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहले तो कार्यफलन का परिभाषा, जो कि आपको कार्यफलन का ये परिभाषा याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्यफलन का परिभाषा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए इसको आप याद रख लीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज याद रखेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे एक चीज आप याद रख लीजिएगा, देहली आवृत्ति और कार्यफलन में संबंध, और कार्यफलन में संबंध।
तो देहली आवृत्ति और कार्यफलन में क्या संबंध होता है दोस्त? तो ये संबंध यहाँ पे होता है जो है कि फाई इजकल टू क्या होता है, एच म्यू नॉट होता है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये आपको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। जो यहाँ पे ये फाई जो दिखाई दे रहा है, ये आप याद रखें, फाई क्या है, कलांतर है, सॉरी जो क्या है, कार्यफलन है। ठीक है, यहाँ पे h क्या है, h है प्लांक नियतांक। या इसी को प्लांक स्थिरांक भी कहते हैं। यहाँ पे ये म्यू नॉट है, भी नहीं है जी, म्यू नॉट है। और म्यू नॉट को हम देहली आवृत्ति कहते हैं, देहली आवृत्ति। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया था, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था दोस्त? तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, पूछा गया था देहली आवृत्ति और कार्यफलन में संबंध क्या होता है। तो कार्यफलन और देहली आवृत्ति में यही संबंध है, फाई इक्वल टू एच इंटू म्यू नॉट। ठीक है ना। तो इतना परिभाषा लिखने के बाद ये आप हेडिंग डालकर ये आप लिख दीजिएगा फॉर्मूला, नीचे आप बता दीजिएगा ये सब क्या है। ये फिगर आपको समझाने तौर पे हमने बनाया है, ठीक है ना, बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं कि आपको हम केवल लॉन्ग क्वेश्चन ही नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन ही नहीं कराएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी कराएंगे। आप परेशान नहीं होंगे। पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो बार बार अब पूछे गए, अब इनको कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस वर्ष में, तो इग्नोर कैसे कर सकते हैं? तो दूसरा हमारा क्वेश्चन जो आता है जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या समझते हैं। देखिए देहली आवृत्ति अब हमसे पूछा जा रहा है कि देहली आवृत्ति से क्या समझते हैं। यहाँ पे कह दिया देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में देहली आवृत्ति से क्या समझते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर यहाँ पे मतलब क्या है, देहली आवृत्ति से आप क्या बताना है। देख सकते हैं किस किस वर्ष में पूछे गए हैं बार बार। तो चलिए अब इस सभी को याद कर लेते हैं। देहली आवृत्ति सेम टू सेम कार्यफलन के ही तरह है, बट थोड़ा सा यहाँ पे अंतर क्या है कि ये एक धातु का सतह है, ठीक है, ये क्या है, धातु की सतह है। तो जब किसी धातु की सतह पर यहाँ पे क्या होता है वास्तव में, वह मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से मात्र एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। इसका थोड़ा सा मतलब समझिएगा। अच्छा, इस धातु की सतह है, तो धातु की सतह में आप जानते हैं ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु की सतह में इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धातु की सतह में से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होगी वही आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाएगा। ठीक है, तो पहले आप परिभाषा याद कर लीजिए। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसी को देहली आवृत्ति कहते हैं। समझ गए होंगे? वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अच्छा, वास्तव में यहाँ पे होता क्या है दोस्त, ये आप समझे थोड़ा सा। अब परिभाषा आप समझ गए हैं ना, परिभाषा मोस्टली मुझे समझाना था, वो हमने समझा दिया। तो यहाँ पे वास्तव में कहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ से इस धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो वो कैसे निकल रहा है? एक इलेक्ट्रॉन जो ये निकला है, ये कैसे निकले हैं? तो ये जाहिर सी बात है, ये धातु की सतह है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। होता ये है ना दोस्त, होता ये है, ध्यान से समझेंगे,
होता यह है कि इस पर हम क्या करते हैं, न्यूनतम आवृत्ति के, न्यूनतम या निम्न आवृत्ति के प्रकाश को हम इस पर आपतित कराते हैं। तो यही ये जो प्रकाश तरंगे हैं ये कैसे हैं, ये न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश तरंगे हैं। वास्तव में क्या है कि वह न्यूनतम आवृत्ति की प्रकाश, मतलब न्यूनतम आवृत्ति की प्रकाश किरणों को हम जब आपतित करते हैं तभी जाकर इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना। तो इस धातु जो ये प्रकाश किरणें हैं इसकी न्यूनतम आवृत्ति की बात हो रही है कि प्रकाश तरंगों की न्यूनतम आवृत्ति, समझ रहे हैं ना। तो वही हम कह रहे हैं कि वह न्यूनतम आवृत्ति किसकी न्यूनतम, ये जो प्रकाश किरणें जो इस पर आपतित हो रही हैं, जो इस पर पड़ रही हैं, जिससे ये धातु निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पे कार्यफलन में हमने क्या, कार्यफलन में भी ठीक ऐसा ही होता है दोस्त, इस पर भी धातु की सतह, मतलब इस पर भी प्रकाश किरणें आती हैं, परंतु ये जो तरंगे हैं ये न्यूनतम ऊर्जा वाली तरंगे हैं, न्यूनतम ऊर्जा की तरंगे हैं। तो वह न्यूनतम, इसलिए हम कह रहे हैं वह न्यूनतम ऊर्जा या वह न्यूनतम ऊर्जा वाली तरंगे जिसके कारण क्या होता है, धातु की सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सर्जित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस कारण से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जब प्रकाश किरणें इस पर पड़ रही हैं तब जाकर इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए तीसरी अपनी आते हैं, तीसरा हमारा क्वेश्चन है, ये सभी एक ही प्रकार के हैं पर बार बार पूछे गए हैं दोस्त, देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से क्या समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 17, 18, 20, 23, 25 में पूछे गए हैं, ये कंसिस्टेंट ये टॉपिक पूछे गए हैं और ठीक एक ही प्रकार के हैं। यहाँ पे क्या बताया जाता है, यहाँ पे हमें ये बताया जाता है, ये एक धातु का क्या है, टुकड़ा है। अब इस धातु के टुकड़े में जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वह अधिकतम, यहाँ पे कह रहा है वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, आवश्यक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। मतलब वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है उसे हम देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। देखिए सिंपल सा मतलब यही है कि इस पर जो प्रकाश किरणें आपतित होंगी वो सभी क्या होंगे, अधिकतम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरणें होंगी। तो वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें हैं। तो वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती हैं उसे हम तरंगदैर्घ्य क्या कहते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एक चीज बस शॉर्ट में आप याद रखिएगा, देहली तरंगदैर्घ्य कहे तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य कहना है। अगर देहली यहाँ पे आवृत्ति कह रहा है तो न्यूनतम आवृत्ति आपको कह देना है, कार्यफलन कहे तो वहां पे न्यूनतम ऊर्जा कहना है। ये एक ट्रिक है, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और आवश्यक बात मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने, अब जाहिर सी बात है आप पढ़ तो रहे ही हैं, अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई भी चल रही है। मैं चाहता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में एक अच्छा नंबर स्कोर करें। उस अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए ही हमने यहाँ पे रणनीति बनाया है और उस रणनीति के तहत हमने 2 नोट्स यहाँ पे तैयार किए हैं। सबसे पहली बात, पहले तो फुल नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे, वो आप जानते हैं। फिलहाल फुल नोट्स से अब काम नहीं चलने वाला, क्योंकि समय जो टाइम है ना, टाइम ये हमारे पास अब बच नहीं गया है, बहुत ही कम बच गया है। और टाइम अगर कम है तो एक अच्छी रणनीति के तहत हमें तैयारी करना है। इसीलिए हमने यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, देख सकते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री का नोट्स हमने बना दिया है। मैं आपको बता दूं 3 सब्जेक्ट का हमने नोट्स यहाँ पे बनाया हुआ है। पहली तो फिजिक्स है, दूसरा हमारा है केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा आप समझ जाइए, आपके लिए ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा,
ठीक है, आप लें या ना लें वो अलग बात है, पर समझिएगा ये नोट्स कितना बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे 3 नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री का, एक हिंदी का। हाँ जाहिर सी बात है फिजिक्स का भी 99 है, केमिस्ट्री का भी 99 ही है प्राइस, और हिंदी का भी 99 है। ये सभी नोट्स हम ओनली दे रहे हैं वो सभी VBI टॉपिक के दे रहे हैं, जिसमें प्रश्न उत्तर दोनों होंगे, प्रश्न उत्तर दोनों होंगे, जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे, 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, हिंदी के भी, सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होंगी, महत्वपूर्ण जो भी डेरिवेशन होंगे वो सब होंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप फिजिक्स का आप 14 चैप्टर है उसका केवल आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर 10-10 भी तैयार करते हैं तो 14 चैप्टर का 140 तो क्वेश्चन केवल फिजिक्स के हो गए। अगर यहाँ पे 10 चैप्टर केमिस्ट्री के अगर देख ले तो इसका मान लेते हैं 100 क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री के। हिंदी के अगर मान लेते हैं 50 भी अगर कोई टॉपिक हो गए तो ये टॉपिक आप समझ रहे हैं कितने हो जा रहे हैं, ये लगभग आपके आराम से 300, 290 लगभग वही 300 टॉपिक हो जा रहे हैं। 300 टॉपिक ओनली इंपॉर्टेंट अभी हम बात कर रहे हैं। आप सभी को तैयार करने लगे तो कितना दिक्कत होगा, कैसे तैयार करेंगे दोस्त, मुश्किल है ना। तो आपको हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही अभी बता रहे हैं, इसको लेकर अभी से लग जाइए, अभी से लगकर जी जान लगाकर आप पढ़ाई कीजिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूरी केमिस्ट्री का, फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर जो इंपॉर्टेंट नोट्स लेना चाहते हैं तो 199 में आपको मिल जाएगा, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। अगर ओनली हिंदी का लेना चाहते हैं नोट्स जिसमें सभी महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं ये सभी पाए जाएंगे, बहुविकल्पीय, पद्यांश, गद्यांश, कहानी, जीवन परिचय, खंडकाव्य, श्लोक, निबंध, पत्र लेखन, ये सभी नंबर भी देख सकते हैं, 10-10 नंबर, 5-5 नंबर में सभी पूछे जाते हैं, ठीक है, 9-9 नंबर में भी पूछे गए हैं, ये सब आपको मिलेंगे हिंदी नोट्स में। तो हिंदी का नोट्स ओनली 99 में मिल जाएगा। अब दोनों देख सकते हैं ये 300 का हो रहा है ना, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों का लेते हैं तो मैं उनके लिए 249 में ही आपको तीनों का इंपॉर्टेंट नोट्स हम दे देंगे। तो आपको नोट्स मैं तो यही कहूँगा, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप नोट्स ज़रूर लेंगे और उस नोट्स से आप अपनी स्टडी कीजिए। आप पढ़ाई वीडियो से कर रहे हैं अच्छी बात है, बट अगर थोड़ा सा आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर करना, उसके लिए थोड़े से अगर पैसे लग रहे हैं ना तो आपको वैल्यूएबल कंटेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उस नोट से अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहिएगा सर हमें फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए। इतना मैसेज कीजिएगा, स्कैनर दिया जाएगा, चुपचाप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही सेंड करेंगे आप पेमेंट का, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे नोट्स। ज़्यादा वहाँ पे कोई भी मतलब इधर उधर की बातें नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो दिक्कत होता है दोस्त। और ऐसे भी आपकी पढ़ाई के लिए सभी कंटेंट भी बनाना पड़ता है, वीडियो तो हो ही गया, पीपीटी, प्रेजेंटेशन सब कुछ बनाया जाता है, तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा और ज़्यादा समय ना लेते हुए जैसे सिंपल सा हमने कहा स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, नोट सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए एक और बात मैं बता दूं, हाँ जी चलिए वीडियो बन रहा है अच्छे तरीके से। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है 16, 18, 20 और 22 और 24 में पूछा गया है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। देखिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से क्या समझते हैं, मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहें या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहें, दोनों बात एक ही है। अक्सर स्टूडेंट ये जानते ही नहीं है कि दोनों एक ही है, ठीक है। एग्जाम में होता क्या है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन हमने टॉपिक पढ़ा दिया और वहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव आ गया तो वो कहेंगे सर ये आपने तो पढ़ाया ही नहीं है। तो ये सभी दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि देख लीजिए बाबू, ऐसे ही होता है, सबको याद कर लेना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब किसी धातु पर निम्न आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब जब किसी भी धातु पर निम्न आवृत्ति की प्रकाश को आपतित किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक परिपथ भी बनाकर मैं दिखा दूँ, यहाँ पे एक सेल या बैटरी हम ले लेते हैं इस तरीके का, थोड़ा सा बात को समझिएगा क्या हम बताना चाहते हैं। ये फिगर अब बनाना भी है आपको,
हाँ जी, फिगर बना लेना है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। ये दो सेलों के दो टर्मिनल है या इलेक्ट्रोड हम कह सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट। चलिए, अच्छा हो गया, ठीक है ना। चलिए, माफ़ी चाहूँगा, आपका समय थोड़ा सा वेस्ट हुआ। चलिए कोई नहीं थी, हम यही कह रहे हैं। देखिए, ये एक सेल है। अब सेल में आप जाहिर सी बात है एक नॉर्मल सा सेल लेंगे तो उस सेल में देखेंगे इधर भी एक धातु का टुकड़ा लगा रहता है, एक इधर भी लगा होता है। ये टर्मिनल होते हैं, एक होता है प्लस वाला, एक होता है माइनस वाला, मतलब माइनस वाला होता है। तो इसी प्रकार ये एक सेल है, या हम कह सकते हैं बैटरी जो सेल है ना, तो इस सेल में हम कह रहे हैं कि एक ये धातु का टुकड़ा है, एक ये धातु का टुकड़ा है। तो जब इन धातु के टुकड़ों पर, ठीक है ना, यहाँ पे एक और हम चीज़ लगा लेते हैं। यहाँ पर ना, यहाँ पे एक और हम चीज़ लगा लेते हैं। यहाँ पे एक बल्ब लगा लेते हैं, और ये बल्ब कुछ इस प्रकार हमने लगा दिया। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम क्या करते हैं, ये जो सेल है तो ये सेल ऐसे पड़ा रहेगा, और जब हम क्या करते हैं, इस पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को इस धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को हम इस प्रकार आपतित कराते हैं। जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश, ये धातु का सतह ही तो है, तो जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति वाली किरणों को, यहाँ पे यही बात हम बता रहे हैं, निम्न आवृत्ति की प्रकाश किरणें, तो जब निम्न आवृत्ति की प्रकाश किरणें इस पर आपतित होती है ना, तो होता क्या है दोस्त कि इधर से क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगता है। और जब धारा इधर से बहने लगेगा, धारा इस तरीके से इधर से बहेगा, तो जब धारा इधर से बहेगा ना, तो हम इतना बात जानते हैं, बेसिक बात, कि अगर धारा इधर बह रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की गति इस ओर होगी। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन किस ओर गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस ओर गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब इस ओर गति कर रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं, और धारा जो है ये इस तरीके से बह रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गति और धारा की गति दोनों विपरीत होता है, ठीक है। तो जिसके कारण ये धारा बहने लगेगा, जिसके कारण ये जो बल्ब है ये जलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि जब किसी धातु पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित किया जाता है, तो क्या होता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। एक और चीज आप याद रखेंगे कि जब ये धातु की सतह पर ये प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो जैसे ही ये प्रकाश किरणें इस पर पड़ती हैं, तुरंत इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकाश पहले पड़ा, कुछ देर बाद 5 मिनट 10 मिनट बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हुए, ऐसा नहीं है। जैसे निम्न आवृत्ति की प्रकाश इस पर पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया, ये बातें होती हैं। तो बताइए, परिभाषा समझ के होंगे आप, ये फिगर आप बना लीजिएगा। यहाँ पे इसके संबंध में एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव या उत्सर्जन के नियमों का उल्लेख कीजिए। जो बार बार पूछा गया है उसको भी हम देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। देख सकते हैं 12, 15, 17, 18, 19, 23, 25 में पूछा गया। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। शर्त कहे या इसका नियम, कंडीशन है या नियम हम कह सकते हैं। ये क्या क्या है, तभी जाकर ये नियमों का पालन नहीं होगा, शर्तों का पालन या नियम का पालन नहीं होगा, तभी यह प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन वहां पे नहीं होगा। इसीलिए नियम या शर्तें कहें तो ये लिखना पड़ेगा। तो इसकी निम्नलिखित शर्तें होती हैं। क्या क्या शर्तें होती हैं? सबसे पहली शर्त है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कोई समय पश्चता नहीं होती है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती है। समय पश्चता का मतलब हमने यही कहा कि यहाँ से जब धातु की सतह, मतलब यहाँ पे प्रकाश की क्या हो रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना हो रही है।
क्यों? क्योंकि इस धातु की सतह से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो कहा यह जा रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में क्या होता है, धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, इसकी निकलने में कोई भी समय पश्चाता नहीं होती है, मतलब कोई समय नहीं लगता। जैसे ही निम्न आवृत्ति के प्रकाश आपतित हुए तुरंत निकलना स्टार्ट हो गए। तो वही लिखा गया है यहाँ पे, वही लिखा गया है यहाँ पे, आप देख भी सकते हैं, वही लिखा गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कोई समय पश्चाता नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कोई भी समय नहीं लगता है। आप समझ के होंगे पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये कहा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो क्या हो रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं धातु की सतह से, उनकी जो संख्या होती है कि कितनी संख्या में निकलेंगे, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। क्या निर्भर नहीं करता? मतलब संख्या जो है वो तीव्रता पर निर्भर करता है, प्रकाश की तीव्रता पर, कि कितनी तीव्रता से वो आई है। ठीक है ना। अगला तीसरी यहाँ पे बात याद रखेंगे, ये सभी को तुलना कीजिएगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉनों यहाँ पे होगा। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, पहले तो यहाँ पे कहा गया उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वो आवृत्ति पर, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, देख सकते हैं ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा वो तीव्रता पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पर नहीं। और जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा वो आवृत्ति पर निर्भर करेगा, तीव्रता पर नहीं। ठीक है। चौथा यहाँ पे याद रखेंगे कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है और उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। सही बात है जी कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, एक कम आवृत्ति की आवश्यकता होती है और उस आवृत्ति को ही तो देहली आवृत्ति कहते हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से ही देहली आवृत्ति का परिभाषा निकला हुआ है। आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो ये सभी हमारे क्वेश्चन थे, इन सभी को याद कर सकते हैं या अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अब हमारा आता है यहाँ से, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ये 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब हमारा यहाँ से 5 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि अपने जिगरा है ना, इस जिगरे को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि अब थोड़ी सी आपको हो सकता है दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, बट हो सकता है थोड़ा हार्ड टॉपिक है, दिक्कत आ भी सकती है, इसलिए फोकस पूरा यहाँ पे रखिएगा, पूरी तरीके से फोकस रहिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जो कि बार बार कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। द्रव्य तरंगे क्या है? द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। देख सकते हैं 17, 18, 20, 22, 23, 25 में पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब द्रव्य तरंगे क्या है? अद्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य का सूत्र पूछा गया है। फिर से कह रहे हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली के लिए द्रव्य तरंगों की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। मतलब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होते हैं उसको अवधारणा स्पष्ट कीजिए। द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य का सूत्र की स्थापना कीजिए। 11, 16, 17, 19, 23 में 22 में पूछा गया है। या फिर से कह रहे हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। 10, 17, 18 में पूछा गया है। m द्रव्यमान का एक कण v वेग से गतिमान है, तो कण के साथ संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र लिखिए। फिर से कह रहे हैं द्रव्य तरंगे क्या है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र लिखिए। इन तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन करने वाले प्रयोगों का नाम लिखिए। 15, 18 में पूछा गया है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक लिखिए। 16 में पूछा गया है। अब आप अगर थोड़ा सा देखें, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमा कर पूछा गया है। मतलब यही है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य या द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, और उसके बाद डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र है उसको स्थापना करना है, निगमन करना है, प्रूफ करना है। देखिए, आपको केवल इतना याद रखना है, एग्जाम में आपको बहुत तरीके से घुमा कर क्वेश्चन कह सकता है। आप इतना याद रखिएगा
डी ब्रोगली तरंगे कहें, द्रव्य तरंगे कहें, तो आप समझ जाइएगा यही टॉपिक है। और उसके बाद आपसे ये भी कह देगा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का, जैसे यहाँ पे कह दिया डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक, तो जब भी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक कहें, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं कहे, तो ये टॉपिक आप जान जाइएगा यही टॉपिक है, इसको हमें करना है। चलिए कैसे करना है ये हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे क्या होती हैं। द्रव्य तरंग है या डी ब्रोगली तरंग है, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज अच्छे तरीके से बताया है, ध्यान से समझेंगे। देखिए एक एक पॉइंट को समझिएगा। 1924 ईस्वी में लुई डी ब्रोगली, ठीक है ना, इनका पूरा नाम क्या था, लुई डी ब्रोगली। तो 1924 ईस्वी में लुई डी ब्रोगली ने बताया कि जैसे प्रकाश में तरंग और कण दोनों के क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया भैया, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा दूं क्या पहले, नहीं तो पढ़ूंगा फिर दिक्कत होगा। यहाँ पे ये कहना था, चलिए पढ़ लेता हूँ, नहीं तो फिर कहेंगे आप। देखिए 1924 ईस्वी में लुईस डी ब्रोगली ने बताया कि जैसे प्रकाश में तरंग और कण दोनों के क्या है, स्वभाव होते हैं। मतलब प्रकाश जो है वो तरंगों के भांति, तरंगों का भी गुण होता है और कणों का भी गुण होता है। यही कहने का मतलब है कि डी ब्रोगली ने बताया कि जैसे प्रकाश में तरंग और कण दोनों के स्वभाव होते हैं, गुण होते हैं, वैसे ही पदार्थ के कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि में क्या होते हैं, तरंग क्या है, स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये कहना था कि जिस प्रकार प्रकाश के जो कण होते हैं, प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है छोटे छोटे, तो जिस प्रकार प्रकाश के जो कण हैं, तो प्रकाश के जो कण हैं वो तरंगों के भांति भी व्यवहार करते हैं, और कणों का भी गुण उनमें पाया जाता है। समझ रहे हैं, प्रकाश के जो कण हैं वो तरंगों का भी गुण उसमें है और कण का भी गुण है। इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि इसी प्रकार जो कोई भी पदार्थ है, तो पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गए, इन सभी में, पॉजिट्रॉन हो गया, इन सभी में भी क्या पाया जाता है, इन सभी में तरंगों का गुण पाया जाता है, ये कहा गया है यहाँ पे। डी ब्रोगली ने ये हमसे कहा कि जिस प्रकार प्रकाश के कणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना, स्वभाव, दोनों के स्वभाव दर्शाते हैं ये कण, उसी प्रकार जो पदार्थ है, तो पदार्थों के जो कण है, जो सूक्ष्म कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सभी, इन सभी में ना तरंगों का क्या है, स्वभाव दिखा रहे हैं। मतलब तरंगों का गुण इसमें दिखा जा रहा है। वही बात तो हमने लिखा है कि 1924 ईस्वी में लुईस डी ब्रोगली ने बताया कि जैसे प्रकाश में तरंग और कण दोनों का स्वभाव होता है, जैसे प्रकाश में क्या होता है, तरंग और कण दोनों के स्वभाव होते हैं, वैसे ही पदार्थ के कण जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आदि में तरंग स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। वही बात कहा गया कि इनका ये कहना था कि कोई भी पदार्थ का जो कण है ना, सूक्ष्म कण, वो कण तरंगों के भी भांति व्यवहार करता है और कण का भी उसमें गुण पाया जाता है। तरंगों का भी गुण और कण का गुण दोनों पाया जाएगा, यही तो कहा गया है। आशा करता हूं आप समझ के होंगे, तो ये लिख लीजिएगा। फिर से यहाँ पे दो हमने पॉइंट्स लिखे गए हैं इंपॉर्टेंट। इन तरंगों को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात लिखा गया है, इसका अर्थ है कि प्रत्येक गतिशील कण जो गति कर रहा है, गतिशील कण से जुड़ी हुई एक तरंग होती है। मतलब यहाँ पे इनका ये मानना था कि जो भी कण अगर गति कर रहा है ना, वो कण में क्या पाया जाएगा, तरंग का गुण पाया जाएगा, तो वही लिखा गया है। इसका अर्थ है प्रत्येक गतिशील कण, ठीक है, कण से जुड़ी हुई एक तरंग होती है। जो भी कण गति कर रहा है बहुत ही तेजी से, जो सूक्ष्म कण है, वो सभी एक क्या है, तरंग है जी। तो आशा करता हूँ सबसे पहले अभी तक हमने ओनली द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होते हैं इसको हमने बताया। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसका सिंपल सा आपने समझ लिया ना कि पदार्थों का जो छोटा कण होता है, वो कण में ना तरंगों का भी गुण पाया जाता है और उसमें कण का भी जितना गुण है,
ठीक है ना, वो भी इसमें पाया जाता है, यही कहना था। तो ये आप समझ के देखिए, क्वेश्चन में हमसे दो चीजें कहा था। सबसे पहले द्रव्य तरंगे क्या है, अद्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। और केवल सूत्र नहीं लिखना है, इनका स्थापना भी हमें करना है, प्रूफ भी करना है। 5 नंबर में ऐसे ही थोड़ी ना देगा। तो अब यहाँ पे लिख दिया हमने कि द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य, या इसी को हम कहते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। अब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र की स्थापना हमें करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की सूत्र की स्थापना हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे डी ब्रोगली ने ये हमें बताया, यहाँ पे एक हमें इन्होंने फॉर्मूला बताया था। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होता है, तो वो मैं बता दूं। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है लेमडा इक्वल टू क्या होता है, h बाई पी होता है, या हम ये कह सकते हैं h बाई एम भी होता है। यही है हमारा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र, ठीक है ना। डी ब्रोगली मतलब द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य का सूत्र यही है, या डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र यही है, ठीक है ना। अब इसी को हमें प्रूफ करना है। लेमडा इक्वल टू h बाई पी होता है, और ये h बाई पी है ना, वो h बाई एम भी के बराबर है। अब कैसे है ये आप समझ जाइए। लेमडा क्या है, यहाँ पे तरंगदैर्घ्य है, h क्या है, प्लांक नियतांक है, p क्या है, संवेग है, h क्या है, यहाँ पे प्लांक नियतांक है, m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, कण का वेग है। यहाँ पे आप जानते हैं ना, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो वही द्रव्यमान गुणे वेग यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये बात है। अब इसी को हमें प्रूफ करना है, तो कैसे अब करेंगे, ये हमारे पास अब बात आ जाता है। तो चलिए अब हम एक एक करके सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम ये जानते हैं, यहाँ पे चूंकि सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, और चूंकि सबसे पहला ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटोनों की ऊर्जा, ठीक है। क्या हम जानते हैं, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, या हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा, प्लांक के अनुसार फोटोन की जो ऊर्जा है, प्लांक के अनुसार फोटोन की जो ऊर्जा है वो क्या है जी, वो है हमारे पास फोटोन की जो ऊर्जा है वो है E इक्वल टू एच म्यू, ठीक है ना। ये भी नहीं है जी, ये हमारा म्यू है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। प्लांक के अनुसार फोटोन की जो ऊर्जा के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया था वो E इक्वल टू एच म्यू दिए थे, ठीक है। यहाँ पे E क्या है, फोटोन की ऊर्जा है, H क्या है, प्लांक नियतांक है, म्यू क्या है, आवृत्ति है, और यही अगर म्यू नॉट होता तो देहली आवृत्ति हो जाता। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा इतना होता है। अब देखिए, ये तो प्लांक के अनुसार था ना। अब एक आइंस्टीन थे, उन्होंने भी फोटोन की ऊर्जा के बारे में बताया था। तो आइंस्टीन के अनुसार फोटोन की ऊर्जा, तो आइंस्टीन के अनुसार फोटोन की जो ऊर्जा है वो उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, E इक्वल टू MC स्क्वायर दिए थे। उन्होंने क्या दिया था, E इक्वल टू MC स्क्वायर, ये उन्होंने फोटोन की ऊर्जा के लिए फॉर्मूला दिया था। अब देखिए, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गए कि नहीं दोस्त। अब देखिए, ये भी फोटोन की ऊर्जा है, ये भी फोटोन की ऊर्जा है, तो हम कह सकते हैं ना कि जो h म्यू है वो MC स्क्वायर के बराबर है। बिल्कुल है जी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट में यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि MC स्क्वायर जो है वो h म्यू के बराबर है जी। सिंपल सी बात है, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इधर वाले जो राइट हैंड साइड है ये भी तो बराबर होंगे ना। तो MC स्क्वायर है वो h म्यू के बराबर होगा, तो ये हमने लिख दिया। अब जाहिर सी बात है, हम इतना जानते हैं कि म्यू जो है, म्यू बराबर क्या होता है दोस्त, एक हम जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, C बाई लेमडा होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि प्रकाश की चाल बराबर हम जानते हैं लेमडा गुणे क्या होता है, म्यू होता है।
तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति का गुणनफल ही तो प्रकाश की चाल के बराबर होता है ना। तो यहाँ से हमने केवल क्या किया है दोस्त, यहाँ से कुछ नहीं, हमने केवल यहाँ पे ये गुणा में था लेमडा, इधर आया तो भाग करा देगा, इधर से गुणा से हटेगा तो इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो म्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा हो गया ना। तो म्यू बाई सी इक्वल टू लेमडा होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। तो ये हम फॉर्मूले का यहाँ पे उपयोग करेंगे। इस म्यू की जगह पे अगर हम रखते हैं तो क्या मिलता है दोस्त, तो ये एम सी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एच हो गया, आई म्यू के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो क्या है, प्रकाश की चाल है, मतलब दो सी है, यहाँ पे एक सी, तो एक सी से एक सी यहाँ पे कैंसिल हो गए, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया। तो अब इधर एम सी बचा, इधर क्या बचा, एम सी बचा, इधर क्या बचा, इधर एच बाई लेमडा बचा, यहाँ पे एच बाई लेमडा बचा, यही ना बचे जी, ओनली एच बाई लेमडा। अब देखिए ये इधर सिंपल सी बात है, हम इनका पक्षांतर कर देते हैं। ये जो एम सी स्क्वायर है और ये लेमडा है, इसको हम इधर लाते हैं और इस वाले को हम इधर भेजते हैं, ठीक है ना। पक्षांतर कर सकते हैं, भाग गुणा में है तो अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं तो कैसे होगा दोस्त, अगर हम पक्षांतर कर देंगे तो ये लेमडा हो जाएगा, इसके जगह पे ये आ जाएगा लेमडा, और एच बाई ये एम सी स्क्वायर, एम सी ये नीचे आ जाएंगे। अब चूंकि हम जानते हैं सी क्या है, प्रकाश की चाल है, तो हम यहाँ पे कण, हम जानते हैं कि प्रकाश जो है उसमें भी तरंगों का गुण पाया जाता है और कण में भी तरंगों का गुण पाया जाता है, इसलिए प्रकाश की चाल को कणों के चाल के बराबर मान लिया जाता है। तो उसीलिए हम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, प्रकाश की चाल है वो कणों की चाल के बराबर, ऐसे मान लिया हमने। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एच बाई एम, और सी के जगह पर भी लिख सकते हैं, भी लिख दिया हमने। तो ये जो हमारा है यही तो है, यही तो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला हमें प्रूव करना था ना डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए, मतलब डी ब्रोगली तरंगों के तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला जो है लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर कहाँ से प्रूफ हो गया, यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा है। अरे बाबू लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान m से और संवेग को v से, वेग को v से दर्शाते हैं, तो p इक्वल टू एम भी होता है। तो अगर हम चाहें तो एम भी की जगह पर हम p भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं बाबू बताइएगा, पहली बात बताइए। तो हम इसके जगह पर मतलब ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, ओ सॉरी, तो इसके बताइए यहाँ पे h लिख सकते हैं और एम भी के जगह पर हम p भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसे हमने लिख दिया यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अब प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ दोस्त, ठीक है ना, यहाँ पे प्रूफ हो गया कि नहीं कि लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई पी के भी बराबर है, एम बाई एच बाई एम भी के बराबर है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी को हम कहते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आशा करता हूँ दोस्त समझ गए होंगे। तो ये था हमारा 5 नंबर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किया है। अदरवाइज वीडियो पसंद आ रहे हैं ना, तो मैं यही कहूँगा कि यार चैनल पे नहीं होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। आप, मैं यही कहूँगा ना, मैं अपने आपको स्टूडेंट नहीं बल्कि मैं अपना दोस्त मानता हूँ। अब मैं खुद एक टीचर नहीं बल्कि मैं आप सभी का एक बड़े भाई की तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं यही कहूँगा दोस्त कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सपोर्ट करने के लिए आप जो भी आपसे हो पाए वो कीजिए। जैसे कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बताते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। वो है हमारा, देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन ही है दोस्त, देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन का समीकरण स्थापित कीजिए।
इसी को अब घुमा घुमा कर बहुत प्रकार से पूछा गया है। मेन यही है, देख सकते हैं कितने बार में पूछा गया है। अब कह रहे हैं क्वांटम परमाणु के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का व्युत्पत्ति कीजिए। तो देख सकते हैं मेन मकसद क्या है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्युत्पत्ति करना। फिर से प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यहाँ पे फिर से क्या दिया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से क्या समझते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। यही बात है, सब यही पे यही कहा गया है। केवल यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो बताइए प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमने बहुत पहले आपको करा भी दिया है, आपको याद भी होगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन भी कहते हैं। फिर से इसमें आइंस्टीन का समीकरण कह रहा है। मोस्टली क्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन का समीकरण हमें लिखना है। तो चलिए हम सभी दोनों जान लेते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट हम क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। तो पहले इसमें हम सभी को जान लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। पहले तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमने पीछे पढ़ाया भी हुआ है, फिर भी एक बार सुन लेते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब कि जब किसी, यहाँ पे ये कह गया कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब किसी, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, इस घटना को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब जब किसी, ये धातु का एक सतह है, एक क्या है, धातु की सतह है। तो जब किसी धातु की सतह पर हम क्या करते हैं, निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को आपतित कराया जाता है, तो इस धातु की सतह से कंसिस्टेंट इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो परिभाषा बोल देंगे ना कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश किरणों को आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और इस घटना को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। रटना नहीं पड़ा होगा, मैं आशा करता हूँ याद हो गया होगा। चलिए तो परिभाषा सिंपल सा है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है परिभाषा, आपको हमने बताया भी है। अगला आता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, जो कि हमारा ये मेन टॉपिक है, 5 नंबर में पूछा जाता है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहले ये जानिएगा। तो आइंस्टीन नामक एक वैज्ञानिक है, ये बात आप जानते हैं। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और उसी सिद्धांत का इन्होंने नाम दे दिया आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के नाम से जाना जाता है। मतलब आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के संबंध में एक यहाँ पे सिद्धांत लिखने से अच्छा है ना, एक समीकरण आप लिखिएगा, एक समीकरण प्रस्तुत किया और उसी समीकरण को आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के रूप में या नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात बोल देंगे कि प्रकाश के संबंध में एक समीकरण दिए जिसको आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के नाम से जानते हैं। चलिए इतनी बात आप समझ गए होंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे काट दे रहा हूँ, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये लिखना पड़ेगा। यह समीकरण प्रकाश वैद्युत प्रभाव या उत्सर्जन की व्याख्या करता है। मतलब आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है, उसके बारे में बताता है। यह समीकरण प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। मतलब यह सिद्धांत प्लांक के क्वांटम जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको सबसे पहले पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। आशा करता हूं कि आप इतना लिख देंगे, उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा, इसका जो समीकरण है उसको हमें बताना भी पड़ेगा। तो देखिए इसी के नीचे अब जगह नहीं था, यहाँ पे आप लिखेंगे आइंस्टीन के अनुसार। अब हम बताएंगे आइंस्टीन के अनुसार क्या बात बताया गया इस समीकरण के बारे में। तो वही हमने यहाँ पे दूसरे पेज में लिखा है कि आइंस्टीन के अनुसार हमें 2 बातें यहाँ पे बताई गई। सबसे पहली बात बताया गया, क्या बात बताया गया, सबसे पहला हमें पॉइंट ये बताया गया कि जो प्रकाश होता है ना वो फोटोनों के रूप में गति करता है। प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश जो होता है वो फोटोन के रूप में गति करता है। ये बातें हमें बताई गई, ठीक है ना, सबसे मेन मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि जो प्रकाश होता है वो फोटोन के रूप में गति करते हैं। ठीक है,
तो ये पहली बात बताई गई, आशा करता हूँ याद कर लेंगे। दूसरी हमें जो बात बताई गई, यहाँ पे दो बातें बताई गई। सबसे पहले कह रहा है कि जब प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर, मतलब जब प्रकाश फोटोन, यहाँ पे सिंपल सा कह दिया, प्रकाश जो है फोटोन के रूप में गति करते हैं, तो प्रकाश मतलब फोटोन ही है। तो जब प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो निम्न दो कार्य होते हैं। मतलब इनका ये कहना था कि एक धातु का सतह है, ये धातु का सतह है, इस पर जब प्रकाश फोटोन, जब इस पर क्या होगा, जब इस पर प्रकाश फोटोन है, प्रकाश फोटोन है, ये आपतित होंगे, इस पर पड़ेंगे, निम्न दो कार्य होंगे। सबसे पहला कार्य क्या होगा, सबसे पहला कार्य होगा कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। अब ये धातु का सतह है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सबसे पहला कार्य क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। पहला कार्य तो ये होगा। दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान होगी। अब जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसको ऊर्जा भी वो देगा, क्या देता है, गतिज ऊर्जा भी देता है। तो इतनी बात हम बेसिक जानते हैं कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उसी को हम कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन उसी को कहते हैं। अब कार्यफलन के लिए हम फॉर्मूला आपको बताए थे, कार्यफलन फाई = h म्यू। यहाँ पे ये हमने बताया था कार्यफलन बराबर h म्यू बताया था, फाई क्या होता था, फाई = तो यहाँ पे क्या है हमारा, फाई = h म्यू है। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा फाई क्या है, जो है हमारा कार्यफलन है। h क्या है, प्लांक नियतांक है, और म्यू क्या है, आवृत्ति है। क्योंकि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना ही कार्यफलन कहलाता है, और उसी कार्यफलन का हमने केवल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी होता है। गतिज ऊर्जा = क्या होता है, ½ mv² होता है, mv²। और जो mv² जब होगा तो mv जो स्क्वायर है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे k = ½ mv² है, और mv² जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये समीकरण मिला। तो यहाँ से हमें दो समीकरण मिलते हैं। सबसे पहले एक हमारा फाई और एक हमारा k, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोन जो है वो धातु की सतह पर जब आपतित होता है तो निम्न दो कार्य होंगे। सबसे पहला तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और उसी को कार्यफलन कहते हैं, जो हमने फॉर्मूला लिख दिया। दूसरी बात, इन इलेक्ट्रॉनों को एक गतिज ऊर्जा भी मिलेगी, जिससे ये गति करके निकलेंगे, और उस गतिज ऊर्जा का हमने फॉर्मूला लिख दिया। तब हम यहाँ पे अगर कहें कि तब फोटोनों की जो कुल ऊर्जा कितनी होगी, तब फोटोन, ज़्यादा ये थोड़ा सा थिकनेस को कम कर लेते हैं, तब फोटोन की कुल ऊर्जा, तब अगर हम ज्ञात करें कि इस फोटोन की कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो फोटोन की अगर हम कुल ऊर्जा अगर ज्ञात करें यहाँ पे, तो बहुत ही सिंपल है दोस्त। फोटोन की अगर हम कुल ऊर्जा ज्ञात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्यफलन = फोटोन की कुल ऊर्जा = कितना हो जाएगा, फोटोन की कुल ऊर्जा = क्या हम कर देंगे कि जब इसकी इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो फोटोन की कुल ऊर्जा हमारी हो जाएगी। तो फाई + k कर देते हैं, तो फाई + k कर देंगे, फाई + k कर देंगे तो ये हमारी फोटोन की कुल ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे इतना रखकर और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उसको कार्यफलन कहते हैं, और कार्यफलन = फाई = h म्यू0 होता है। तो यहाँ पे फाई = h म्यू0 होता है, तो h म्यू0 हो गया। फिर से गतिज ऊर्जा प्रदान किया तो उसका सूत्र ये हमने लिख दिया। अब फोटोनों की जो कुल ऊर्जा है, फोटोनों की कुल ऊर्जा E = फाई + k होता है, मतलब फाई जो है कार्यफलन और गतिज ऊर्जा का योग हो गया। तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे रखे हुए हैं। इस फॉर्मूले पर भी मान हम पुटअप करेंगे, उसका परेशान ना हो, इसका मान तो हम पुटअप करेंगे। इसका मान k का मान यहाँ पे हम रख देंगे, यहाँ से फाई का मान यहाँ से हम रख देंगे, और ई का एक फॉर्मूला यहाँ पे है। तो ई = एक और फॉर्मूला याद रखेंगे, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हमें एक बात बताया गया था। वो क्या बताया गया था
कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की जो ऊर्जा होता है वो क्या फॉर्मूला उन्होंने बताया था, E क्या बताया था, h बताया था, यही ना बताए थे जी। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, फोटॉन की जो प्लांक के अनुसार फोटॉन की कुल ऊर्जा जो होता है वो E h होता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली हमें क्या चीज़ें ज्ञात करनी थी समझिएगा बाबू, ये तो फोटॉन की कुल ऊर्जा हमें ज्ञात करना है, E = 5 + k होता है। तो हमें यहाँ पे फाई का भी मान हमें पता चल गया था, यहाँ से हम रख देंगे, के का भी मान यहाँ से हमें पता चल गया था, बस ई का मान रखना था। तो ई का मान हमारा h है, तो ये हमने मिल गया। अब इस मान को हम तीनों के मान को रखते हैं, समझिएगा क्या कह रहे हैं, ये हमारा समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं, और इसको या इसी को हम 4 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 3 में फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ के मान को रखेंगे। तो यही बात हम लिख देते हैं कि समीकरण 3 में 1, 2 और 4 का मान रखने पर, ठीक है। तो अब चलिए इसमें हम रख देते हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है जी। बहुत ही सिंपल सा है, चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे हम करें क्या, चलिए यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कर देते हैं। तो अगर रखें हम E = देखिए ये तो फॉर्मूला है, E = 5 + k। अब E का मान हम रखते हैं, E = h है, तो यहाँ पे h हम रख देते हैं, ये h है। फाई का मान हम यहाँ से रख देते हैं, h μ0 है। अब k का मान ½ mv² है, तो ये ½ mv² लिख दिए, ठीक है ना। ये देखिए μ0 है, ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, h μ हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा h μ0, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ½ mv² हो गया यहाँ पे। अब ये हमारा, इसको अगर सीधा करके हम थोड़ा सा लिख दें तो ½ mv² जो है वो h μ और माइनस h μ0 के बराबर है जी। तो या तो ये हम इतना लिख दें, ऐसे लिख दें, या यह हम जानते हैं ½ mv² होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो इसी को हम यहाँ पे ½ mv की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, EV = h μ और माइनस h μ0 लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो देख लीजिए ये हमारा, ये समीकरण कहें या ये समीकरण, यही समीकरण है आइंस्टीन का। यही समीकरण क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये समीकरण क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यही सिंपल सा हमें समीकरण को लिखना था। तो आपको ये टोटल लिखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव लिखिएगा, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, इतना ये लाइन लिखने के बाद फिर से नीचे लिखिएगा, आइंस्टीन के अनुसार ये बातें लिखेंगे, फिर सीक्वेंस वाइज करते हुए आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। साफ सुथरे लिखिएगा, ठीक है ना। साफ सुथरा नहीं लिखेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकता है। ये जो चीज़ें हैं नहीं लिखना है, मिटा दिया हूँ मैंने। चलिए दोस्त, तो मैं यही कहूँगा, ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको कवर कर दिए हैं। अदरवाइज वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये चैप्टर जो है ना पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो रहा है। अब कंप्लीट हो रहा है क्या, कंप्लीट आपका हो गया ये चैप्टर। इस चैप्टर के हमने सभी क्वेश्चन बता दिए, चाहे वो शॉर्ट थे चाहे वो लॉन्ग थे।
अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि देखिए आगे भी जो भी फिजिक्स के और 3 चैप्टर बचे हुए हैं उसका भी हम वन शॉट जल्दी लाएंगे। अगर आपको 12th चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ आप सभी को कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों का नोट्स लेना चाहते हैं 249 रुपये में मिल जाएंगे। लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कीजिए दोस्त। मैं तो कहूँगा प्रत्येक स्टूडेंटों को ये नोट्स लेना चाहिए। ये नहीं कि पैसे के लिए, मैं दिल से कहूँ ना तो सच में पैसे के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। पैसे तो भाई मेहनत किया गया है तो थोड़े बहुत आपसे लिया ही जा रहा है। वीडियो तो टोटल फ्री में ही तो दिए रहे हैं ना, हम वीडियो तो दे ही रहे हैं, कुछ तो हम लोग को भी तो चाहिए ना दोस्त। घर परिवार कैसे चलेगा, माता पिता को हमें भी तो कुछ करना है ना। अब पैसे ही ना कमाए, केवल फ्री में ही सब कुछ करे तो कैसे चलेगा दोस्त, नहीं हो पाएगा ना। जितना हो पाता है उतना हम करते हैं। जो बात सही है वो सही है, आपको बुरा लगे या सही लगे, बट मैं यही कहूँगा दोस्त, पैसे नहीं होंगे ना तो घर वाले भी नहीं पूछेंगे, तो पैसे तो ज़रूरी है ना दोस्त। तो कहीं से तो थोड़ा बहुत ही हम ले रहे हैं, बट आपको पूरा सब कुछ दिया जा रहा है। अच्छा लगे, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो ले सकते हैं आप, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्त। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।